वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेबीटी एंट्रांस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो क्वेश्चन पेपर है इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी सेक्शन को। जो ये हिंदी सेक्शन है ग्रामर का है। ये स्पेशली जो आपके एलटी कमीशन है, एलटी टेट है, उसके तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प सी, देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी के वर्ण लिखे जाते हैं। सी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 27। इसमें पूछा गया है ई कैसा स्वर है। तो जो ई है, बड़ा ई, ये होगा आपका दीर्घ स्वर। यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा गया है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 29। इसमें पूछा गया है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन होगा यहाँ पर, तो वो होगा विकल्प सी, उज्ज्वल। जो उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है यहाँ पर, वो होगा उसके बाद जो 2 बार आधा ज आएगा, उसके बाद जो तीसरा ज होगा ये पूरा होगा, उसके पश्चात बल होगा, उज्ज्वल। बाकी कृपया, चिन्ह या गुरु ये सभी सही होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। ये जो उज्ज्वल का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है ये गलत रूप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30। निर्बल का विलोम क्या होगा। तो जो निर्बल का विलोम होगा तो वो होगा विकल्प ए, सबल। यहाँ पर ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 31। इसमें पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो द्विगु समास का उदाहरण होगा तो वो होगा विकल्प बी, तिरंगा। अगला क्वेश्चन है 32। इसमें पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा छांटिए। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होगा तो वो होगी विकल्प ए, पर्वत। पर्वत से हमें एक जाति का बोध होता है, इसलिए ए सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 33। इसमें पूछा गया है काल विभाजन। काल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो काल होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर जो विकल्प भी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें पूछा गया है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। कैसा वाक्य है। वाक्य है शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो ये होगा विकल्प ए, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है 35। इसमें पूछा गया है यमपुर पहुँचाना मुहावरे का अर्थ है। तो जो यमपुर पहुँचाना मुहावरे का अर्थ होता है ये होता है मार डालना। यहाँ पर जो डी होगा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 36। इसमें पूछा गया है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें पंक्ति है जो, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ये होगा विकल्प सी, अनुप्रास अलंकार। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 37। में पूछा गया है सुपरिटेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है विकल्प डी, अधीक्षक। जो एलटी कमीशन है यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। या तो जो सुपरिटेंडेंट है इसकी स्पेलिंग पूछी जाएगी, क्या शुद्ध होगी, या तो इसकी हिंदी पूछी जाएगी। याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। इसमें पूछा गया है आज्ञार्थ वाक्य छांटिए। तो जो आज्ञार्थ वाक्य होगा तो वो विकल्प बी होना चाहिए। यहाँ शोर मत करो, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39। इसमें पूछा गया है शुद्ध वाक्य छांटो। तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार शुद्ध वाक्य होगा तो वो होगा विकल्प ए, वह बेफुजूल की बातें करता है। यहाँ पर जो ए होगा शुद्ध वाक्य होगा, बाकी सब अशुद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन है 40। इसमें पूछा गया है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्पों के अनुसार पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए, मृगांक। बाकी अंडज, खग, पतंग ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर जो
विकल्प दिए जाते हैं इनसे भी आपके अगले प्रश्न बन सकते हैं, इनको आपको याद रखना है ढंग से। पक्षी का जो पर्यायवाची मृगांक नहीं होगा, बाकी अंडज, खग और पतंग होंगे पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है 41, इसमें पूछा गया है पगड़ी शब्द है। तो जो पगड़ी है बताना है किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। तो जो पगड़ी होगा आपका देशज शब्द, पगड़ी देशज होगा। यहाँ पर मैं आपको जो ये 4 प्रकार के शब्द हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो देशज शब्द उन्हें कहा जाता है जो हमारे स्थानीय या भारत से निकले हुए शब्द हों, यहीं के स्थायी शब्द हों। उसी प्रकार जो विदेशी शब्द होते हैं ये बाहरी शब्द होते हैं, अर्थात हिंदी भाषा से प्रचलित ना होकर बाहर से निकले हों, जैसे फारसी भाषा से हो, अरबी भाषा से हो, अंग्रेजी से हो, पुर्तगाली से हो, इन्हें विदेशीज कहा जाता है। और जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम का अभिप्राय होता है जो संस्कृत भाषा से निकले उसी रूप में आए हों, उन्हें तत्सम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे आँख जो अग्नि हो गई, अग्नि को कहते हैं संस्कृत में अग्नि ही, उसी प्रकार अगर इसे हिंदी में भी अग्नि के तौर पे लिए जाते तो इसे तत्सम शब्द कहा जाएगा। अगर हम अग्नि की जगह आग कहेंगे तो वो होगा आपका तद्भव रूप, याद रखना तत्सम होगा। अगर मान लीजिए अग्नि को हम अग्नि ही कहेंगे तो वो तत्सम शब्द होगा। उसी प्रकार तत्सम, उसी प्रकार अगर हम अग्नि को आह कहेंगे तो वो होगा तद्भव शब्द। इसे याद रखिए, यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है एलटी कमीशन में खासकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी शब्द किस भाषा से आया है। तो जो हिंदी शब्द आया है ये आया है फारसी भाषा से। याद रखिएगा प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो हिंदी शब्द है तो ये फारसी भाषा से आया है। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। और जो फारसी है ये विदेशी भाषा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 43 में पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कितने हैं। तो जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होगी तो वो होगी विकल्प डी 4। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 44, इसमें पूछा गया है थ का उच्चारण स्थान बताइए। तो जो थ होगा इसका उच्चारण स्थान होगा विकल्प बी दंत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 45, इसमें पूछा गया है द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। तो ये होगा विकल्प ए पक्का। पक्का जैसे देखिए यहाँ पर प है, उसके बाद आधा क आया, उसके बाद पूरा क आया, ये मतलब द्वितीय व्यंजन होगा, मतलब क का 2 बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 46, इसमें पूछा गया है एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे कहते हैं। तो जो एक या एक अनेक शब्दों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे कहा जाता है शब्द। यहाँ पर जो बी होगा सही विकल्प होगा, बी शब्द। अगला क्वेश्चन है 47, इसमें पूछा गया है यदि जमा अपी की शुद्ध संधि होगी। तो जो यदि जमा अपी की शुद्ध संधि होगी तो ये होगी विकल्प बी यद्यपि। या कई बार यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो वो होगा यदि जमा अपी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 48, इसमें पूछा गया है जलज कैसा शब्द है। तो जो जलज होगा तो ये होगा आपका योगरूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन है 49, इसमें पूछा गया है आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो जो आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं होगा तो वो होगा आपका विकल्प ए आनाकानी। बाकी जो आकार, आजन्म, आमरण है ये तीनों ही आ उपसर्ग के उदाहरण होगी। जैसे आकार को लेते हैं आ जमाकार, इसका अलग से एक अर्थ निकलता है कार का। उसी प्रकार आ जमा जन्म, आ अलग हो जाए तो जन्म का अलग से एक अर्थ निकलता है। उसी प्रकार आ जमा मरण होगा तो इसका भी अलग से एक अर्थ निकलता है। इसलिए यहाँ पर जो आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं होगा तो वो होगा विकल्प ए आनाकानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50, इसमें पूछा गया है 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो जो 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द कहलाते हैं यह कहलाते हैं वाक्य। यहाँ पर जो सी होगा सही विकल्प होगा।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अवश्य दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।